नमस्कार, मैं हूं प्रासु गणधर जैन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द इंटरव्यू जंक्शन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। कुछ इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करते हैं वे राजनेता जिनसे आज हम रूबरू होने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1988 में सरपंच के पद से की थी। उसके बाद 1993 में वे पहली बार सराड़ा की सीट से विधायक चुने गए और लगातार 2008 तक वे वहीं से विधायक चुने गए। 2009 में उन्होंने उदयपुर से लोकसभा सदस्य का चुनाव जीता और उदयपुर के लोगों की आवाज़ भारत की संसद में मुखर की। ये राजस्थान कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्हें सरकार और संगठन दोनों का ही अनुभव है, चाहे राजस्थान सरकार में मंत्री का पद संभालना हो या संगठन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनना हो। इन्होंने दोनों ही किरदार को बखूबी निभाया है। वर्तमान में अगर इनकी बात करें तो ये कांग्रेस कार्य समिति, जिसे हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC कहते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, ये उसके सदस्य हैं। यूं कहें तो राजनीति इन्हें भी विरासत में ही मिली थी, लेकिन खुद पर विश्वास और जनता के प्रति सेवा भाव ने इन्हें प्रदेश स्तर से केंद्र स्तर तक के पद तक पहुंचाया। तो आइए मिलते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, उदयपुर से पूर्व लोकसभा सदस्य और वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर श्री रघुवीर सिंह जी मीणा से, और चर्चा करते हैं वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर। मेरे साथ इस वक्त जो व्यक्ति मौजूद हैं, उन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। सरकार, राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो उसमें मंत्री रहना, और उसके बाद केंद्र में कांग्रेस कार्य समिति, जो कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक समिति है, उसका सदस्य रहना, इनकी उपलब्धियां हैं। तो आइए मिलते हैं उदयपुर से पूर्व लोकसभा सदस्य रघुवीर सिंह जी मीणा से और चर्चा करते हैं क्षेत्र के विकास के कार्यों के बारे में और आगामी मुद्दों पर। नमस्कार सर। नमस्कार प्रासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। सवाल की शुरुआत सर मैं आपके राजनीतिक करियर से ही करूंगा। जी, बड़ा लंबा राजनीतिक करियर रहा है आपका, 32 साल लंबा राजनीतिक करियर रहा है। तो इस 32 साल लंबे राजनीतिक करियर में आपका अनुभव, जो आपने राजनीति में सीखा, जो आपने समझा राजनीति को, भारतीय राजनीति को, और दूसरा इन 32 सालों में के सफर को आप अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करते हैं? देखो, वैसे तो मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी 20 साल तक MLA रहे। 88 में मैं पहली बार सरपंच बना, कम उम्र की में ही था, युवा था, सरपंच बना। उसके बाद 91 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। 93 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया। उसके पहले मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, जिले में महामंत्री रहा, और 93 में पहली बार विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया। तो मैं जीता, और पहली बार जब प्रेस ने मेरे से पूछा कि कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है, आगे क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो जो राजनीतिक में हासिल किया है वो मेरे पिताजी की कमाई है। अब आगे जो हासिल करूँगा वो मेरी मेहनत होगी, ये मेरा संदेश था। और उसके बाद 98 में MLA का चुनाव लड़ा। तब मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बन गया था। पहली बार कोई आदिवासी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष प्रदेश में बना। कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया। फिर 98 में दूसरी बार चुनाव जीता, 2003 में तीसरी बार चुनाव जीता, 2008 में चौथी बार MLA का चुनाव जीता। उसके बीच में मैं राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहा, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और कोऑपरेटिव का मंत्रालय संभाला। और मैं
2008 में जब लोकसभा के चुनाव आए, तब मैं 2009 में तो पार्लियामेंट का टिकट मुझे सिटिंग एमएलए था दिया, मैं जीता और 2014 तक मैं सांसद रहा। और उपचुनाव में मेरे पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया सराड़ा विधानसभा क्षेत्र से, तो सलूमर विधानसभा क्षेत्र से, तो वो जीती, एमएलए रही, मैं सांसद रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा तजुर्बा ये रहा कि जनता ने हमें स्वीकार किया राजनीतिक परिवार के रूप में, जनसेवक के रूप में, और हमारी छवि का जो प्रमाण पत्र उन्होंने दिया, ये अच्छा प्रमाण पत्र दिया कि अच्छे लोग हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है और आज भी हम राजनीति कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे पद पे हैं, एमएलए एमपी हैं या नहीं है। और मेरी पत्नी प्रधान के रूप में सेवा कर रही है, मैं संगठन में पदाधिकारी के रूप में सेवा कर रहा हूँ, आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा आपने परिभाषित किया अपने सफ़र को, और लोगों को और नेताओं को ज़रूर इस सफ़र से प्रेरणा मिलेगी। सर, आप सरकार और संगठन दोनों का अनुभव रखते हैं, एक लंबा कार्यकाल आपका संगठन में भी रहा है और सरकार में भी रहा है, तो ये सवाल पूछना आपसे लाजमी है कि अभी राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव है, लसाड़िया और वल्लभनगर सीट। तो क्या लगता है आपको इन 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? देखो, कांग्रेस पार्टी चुनाव चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कार्यकर्ताओं के बल पे उनकी तैयारी के अनुसार चुनाव लड़ती है और सीरियस होकर चुनाव लड़ती है। ये भविष्य पहले बताना बड़ा कठिन होता है राजनीति में, क्योंकि हमने भी कभी हार का सपना देखा नहीं था, परंतु नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग ऐसी थी कि उसकी वजह से हम भी हार गए। तो लोकतंत्र में एडवांस में ये कहना हार जीत की भविष्यवाणी करना तो लोकतंत्र के साथ या मतदाताओं के साथ मजाक हो जाती है। मतदाता अपना मन बना के बैठा है कि निर्णय आने पर निर्णय करेंगे, समय आने पर निर्णय करेंगे। देखो, कल ही रिजल्ट आए हैं पंचायत राज के 6 जिलों में, जनता ने कांग्रेस को भरपूर बहुमत दिया है। 6 में से 1 सीट पे तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बना है और 4 पे कांग्रेस का, 1 पे मिक्स है। तो निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी के कार्यकाल को पूरा परखा है, उनकी सेवा को, और निश्चित तौर पे उन्होंने ये तय किया है कि यही व्यक्ति प्रदेश को चला सकते हैं। तो उनको ये इनाम के तौर पे पंचायत राज में बहुमत दिया है। तो ये उपचुनाव जो होंगे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कार्यकर्ताओं के तैयारी और कार्यकर्ताओं की भावना बताती है, क्योंकि कल ही मैं जल्लारा में मीटिंग लेके आया हूँ, तो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तैयारी है, उनका उत्साह है, उससे लगा कि कांग्रेस निश्चित तौर पर जीतेगी। सर, अभी कोरोना काल में हम देख सकते हैं कि महंगाई से जनता और मंदी से व्यापारी, ये दोनों ही वर्ग परेशान हुए हैं इस कोरोना काल में, क्योंकि अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और इस हिसाब से पेट्रोल और गैस के जो दाम हैं लगातार आसमान छू रहे हैं, और आप सरकार में हैं, तो क्या इन चीज़ों से जनता को राहत मिलेगी महंगाई और मंदी से? देखो, जब कांग्रेस का शासन था, मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी मंदी आई थी, दुनिया में मंदी थी, हमारे देश में मंदी आई थी, परंतु मंदी का एहसास न तो आम जनता को होने दिया, न हमारे अर्थव्यवस्था को होने दिया, न ही हमारे व्यापारियों को होने दिया। तो शासन चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका विजन होता है। अब हम लंबी लंबी बातें हाँक के, डेंग हाँक के देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। अभी कोरोना काल में पूरा विश्व डगमगा गया, पूरा विश्व हताश हुआ। उसी रूप में देश में भी आर्थिक मंदी, हाहाकार, गैस ऑक्सीजन की कमी,
मास्क की कमी हो, चाहे इक्विपमेंट जो भी हो बचाव के, उनकी कमी के कारण जिस तरह से देश की जनता परेशान हुई है, उसी रूप में अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई। छोटा व्यापारी, छोटे उद्योगपति तो बिल्कुल व्यापार छोड़ के ही चले गए। बड़े उद्योगपति ज़रूर टिके रहे हैं और जिन उद्योगपतियों को सरकार की मदद मिल रही है भरपूर, वो उद्योगपति तो 1 के 10 करते गए हैं। पर जो उद्योगपति या जो व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो बिल्कुल ही असहाय की तरह घूमते रहे। आर्थिक मंदी में इतने डगमगा गए कि उनके परिवार तबाह हो गए। और ऐसी स्थिति में मेरा सीधा ये मानना है कि केंद्र की सरकार का विजन बिल्कुल भी नहीं था। आज महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, व्यापार टूट गया, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई और साथ ही साथ परिवार उजड़ गए इस कोरोना में, और महंगाई आसमान में छू गई। यूपीए के समय जो क्रूड ऑयल बाहर से जो आता था, कच्चा तेल, वो $100 से भी $100 से भी ज़्यादा उसकी कीमत थी। 105 थी, 128 थी, जो भी थी बैरल। उस समय भी ₹70 और ₹60 के आसपास पेट्रोल और डीजल थे। और आज क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ₹45 के आसपास, ₹60 के नीचे है। फिर भी ₹100 से ₹110 तो पेट्रोल हो गया, ₹100 डीजल हो गया। खाने के तेल जो हैं वो ₹200 से ज़्यादा हो गए। और खाने पीने की, घर में काम आने वाली आम वस्तुएं डबल ट्रिपल कीमत हो गई। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आय घट गई, व्यक्ति का बाज़ार में महंगाई बढ़ गई। उस वजह से पूरे परिवार के परिवार बहुत तबाह हैं। लोगों को जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उपभोक्ता के लिए, वो सभी कीमतों में आसमान छू रही हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार का बड़ी बड़ी बातें करना, डेंग हाँकना, ये कहीं भी ठीक नहीं मानता हूँ मैं। और महसूस करना चाहिए कि देश के आम नागरिक, मध्यम श्रेणी के लोग हों, जो कमज़ोर तबके के लोग हों, जो आम रोज़ मजदूरी करके खाने वाले लोग हों, वो बहुत ही दुखी हैं। छोटा व्यापारी दुखी है। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा विजन अगर सरकार का है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बुरा समय आने वाला है। बहुत अच्छा आपने हमें डिफ्रेंशिएट करके बताया चीज़ों को कि आम आदमी से जुड़ना और आम आदमी की समस्याओं को परखना सरकार का काम होना चाहिए, और निश्चित ही इस बात को ज़रूर सरकार द्वारा सुना जाएगा। सर, आप उदयपुर से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं जी, तो कोई ऐसे विकास कार्य आपके कार्यकाल में जो आपके द्वारा उदयपुर में किए गए? देखो, कहने के लिए बहुत सारे काम हैं, पर मैं सिंबॉलिक आपको बताऊं कि उदयपुर जैसे शहर में, जिसको दुनिया का सुंदर शहर मानते हैं, एजुकेशन की दृष्टि से हब माना जाता है, मेडिकली भी करीब 6 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा को दी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, चारों तरफ बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, उसके लिए IIM, सबसे पहले उदयपुर में IIM मेरे प्रयास से आया। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बहुत मदद की। IIM हमारा उदयपुर में आया। राजीव गांधी जनजाति यूनिवर्सिटी की स्थापना उदयपुर में की। और रेलों के मामले में भी हमने काफ़ी तरक्की की। हमारे उदयपुर से उज्जैन चलने वाली जो ट्रेन थी, उसको साप्ताहिक थी, उसको 3 दिन की, फिर दिल्ली की, फिर उदयपुर जयपुर इंटरसिटी प्रारंभ की, हरिद्वार के लिए ट्रेन चालू की,
सिलीगुड़ी ट्रेन चालू की, तो कई ट्रेनें भी चलाई। उसके अलावा भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितनी आधारभूत सुविधाएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया। और सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये किया कि देवेंद्र एनीकट, मेरे पिताजी का नाम देवेंद्र कुमार जी थे, देवेंद्र एनीकट के नाम से एक नदी यहाँ प्रसाद के पास, मेरे गांव के पास बांध के और करीब 1.25 किलोमीटर से भी अधिक टनल पहाड़ में खोद के और चावण तालाब में डाली। चावण तालाब ओवरफ्लो होके केजर तालाब में जाता है। केजर तालाब जहाँ महाराणा प्रताप के समाधि आज है, वो ओवरफ्लो होके हरचंद तालाब पड़ता है। ये तीनों तालाब हमारे सरड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए, सरड़ा क्षेत्र के लिए, हमारे तहसील के लिए एक जीवनदायी तालाब है, किसानों के लिए और पेयजल दोनों की दृष्टि से। 45 करोड़ की लागत से ये लिफ्टिंग का और एनीकट बना के डाइवर्सन दिया। उससे एक बरसात होती है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, ताउते की एक बारिश ने ये तीनों तालाब जिनका नाम दे रहा हूँ, एक ही बारिश में ये ओवरफ्लो हो गए तीनों तालाब। तो आप अंदाज लगाओ कितना बड़ा काम हुआ है। इसके अतिरिक्त भी हमने कोटड़ा जैसे रिमोट इलाके में बिजली की समस्या के लिए, पानी की समस्या के लिए बड़े एनीकट भी बनाए हैं, तालाब भी बनाए हैं। तो बहुत सारे गिनाने के लिए काम है। पर मैं संतुष्ट हूँ कि 5 साल जो एमपी रहा उस कार्यकाल में, और राजस्थान में सरकार थी, हमारी पत्नी एमएलए थी, तो वो दोनों के प्रयास से काफ़ी अच्छा काम हुआ है और विकास के काम निश्चित तौर पर बराबर हुए। एक मेरा सब क्वेश्चन है सर इसमें कि ऋषभदेव की अगर बात करूं मैं, जो मेरा क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है जी, उसको लेकर विकास का कोई विजन आपके जहन में हो? देखो, ऋषभदेव हमारा बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रथम तीर्थ, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को मानते हैं। देश विदेश से कई यात्री आते हैं। यहाँ एक ही पुल था जिसके आए दिन एक्सीडेंट वगैरह थे, तो उसको डबल पुल हुआ है। उसके अतिरिक्त भी मार्बल की खदानें हैं वहाँ चारों तरफ, और ऋषभदेव धागा मिल है उसके पास में। तो उसके लिए जितना भी आधारभूत सुविधाएं हम तैयार कर सकते हैं, निश्चित तौर पे करने का प्रयास किया है, किए भी हैं। आगे भी संभावनाएं बनी रहती हैं और हमें आगे भी काम करना है। अच्छा, विकास के मॉडल आपने बताया उदयपुर और ऋषभदेव दोनों के लिए। सर, आप केंद्र संगठन और राज्य संगठन दोनों ही संगठन में सदस्य हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, आप दोनों में ही अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आपसे सवाल पूछना मेरे लिए एक अहम हो जाता है कि पिछले साल जो हमने राजस्थान सरकार में जो कलह देखी, वो कलह क्या आगे चलकर जनता में और हमें जनता को और महसूस होगी, या फिर इस कलह का जो प्रभाव है विकास कार्यों पर कहीं ना कहीं पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है, तो किस वजह से ये कलह हुई? देखो प्रशोक जी, मैं राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि राजनीतिक उथल पुथल का क्या असर हो सकता है आम जनता पर। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित है। उन्होंने जिस तरह से प्रयोग किया, चाहे मणिपुर में हो, चाहे कर्नाटक में हो, गोवा में हो, मध्य प्रदेश में जिस तरह सरकार गिराई, उसी क्रम में एक ये प्रयास था उनका कि हमारे कुछ उत्साही, जो ज़्यादा उत्साही लोग थे, उनका एक ग्रुप तैयार करके और उनको आगे किया, और विधायकों को जिस तरह से खरीद फरोख्त करके और सरकार गिराने का प्रयास किया, वो निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता का अपमान था, राजस्थान के मतदाताओं का अपमान था। परंतु हमारे अशोक गहलोत जी जो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, जो 29 वर्ष की उम्र में वो सांसद बन गए थे इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं, 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उनका तजुर्बा
भारी पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की चाल कमज़ोर पड़ी और सरकार बच गई। राजस्थान की जनता को पूरा विश्वास है कि अशोक गहलोत की नेतृत्व में राजस्थान का भविष्य भी सुरक्षित है, पार्टी का भी सुरक्षित है और निश्चित तौर पे सूझबूझ वाले और बहुत ही गांधी विचारधारा के पोषक व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पे वो उनके अलावा कोई चेहरा राजस्थान में है नहीं जो राजस्थान को सुख दे सके, राजस्थान का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कर सके। राजस्थान के विकास के बारे में और सरकार के बारे में आपने अच्छी बातें हमें बताई। साथ ही सर मेरा इन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है कि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो बिल पास किए हैं, उसको उन बिल को आपकी पार्टी ने अहितकारी बिल बताया है। तो कुछ ऐसी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो बिल अहितकारी बिल है। दूसरा, अभी हाल ही में सर यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो यूपी में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? ये 2 प्रश्न। देखो, पहली बात तो हमारे देश की जीडीपी जो है कृषि पर आधारित है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब एक बार यही टीके जी और इन्होंने रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम होने वाला था, उसके कुछ दिन पहले कब्जा कर लिया इन्होंने, प्रदर्शन किया, धरना दे दिया। राजीव जी ने पूछा भाई किसानों की क्या मांग है, उनको उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे पास ले आइए। 13 मांगों का ज्ञापन लेके गए। उन्होंने कहा कि बताइए क्या बात है, कि ये मांगे हमारी हैं। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी ने ये कहा कि किसानों को अपनी मांग मनवाने के लिए धरना देना पड़ेगा क्या? किसान हमारा अन्नदाता है। इतना उनके मन में सम्मान था और उन्होंने कहा कि 13 मांगे मंजूर कर दी। एक तो वो व्यक्ति थे। एक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो पिछले लगभग 10 महीने से किसान संघर्षशील हैं। ठंड में बैठे रहे, बरसात में बैठे रहे, धूप में बैठे रहे और किसानों अपनी मांग मनवाने के लिए सैकड़ों की तादाद में सुसाइड भी कर गए हैं, मर भी गए हैं विपत्ति की वजह से, हार्ट अटैक से और कई तरह की विपत्तियों से। उसके बाद भी सरकार अपने रवैये पे अड़ी हुई है। ये देश का दुर्भाग्य है। किसान हमारा देश का अन्नदाता है, उसकी बात को सुनना चाहिए। किसान कह रहा है इसका मतलब कुछ न कुछ है, बात करनी चाहिए, पर बात नहीं करके तानाशाही रवैया जो अपनाए हैं, ये देश के किसानों के ही नहीं आम लोगों के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति पैदा करेगा। क्योंकि किसान जब खेती बंद कर देगा तो हम आम नागरिक जो हैं क्या खाएंगे, ये सोचने की बात है। किसान कह रहा है कि भाई आपने मंडी कानून जो बनाए हैं, 3 कानून आपने जो बनाए हैं, एक तो मंडी के बाहर जो बैठेंगे व्यापारी उनको मंडी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मंडी के अंदर कोई व्यापारी अपने जीन्स लेके बेचने के लिए नहीं जाएगा, बाहर के व्यापारी कम पैसों में खरीद लेंगे, तो मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, वो MSP ख़त्म कर दी जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ख़त्म कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में किसान पर बड़ी विपत्ति आने वाली, उनका विश्वास घटता जा रहा है। और तीसरा जो है वो ये है कि कोई भी व्यापारी जितना चाहेगा उतना भंडारण कर सकेगा, हाँ, जितना चाहेगा उतना स्टोरेज कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में कालाबाजारी बढ़ेगी, किसान का शोषण होगा, देश के आम नागरिक महंगाई से त्रस्त होंगे, तो खाने पीने की चीज़ें बाज़ार में आएगी नहीं, आएगी तो बहुत महंगी आएगी। ऐसी स्थिति में किसानों की मांग को नहीं मानना सरकार के दमनकारी नीति है और देश के हित में नहीं है ये जो कानून बनाया है। इसलिए किसान के पक्ष में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बोल रहे हैं। हम सभी मांग करते हैं सरकार से कि जिद्दी रवैया छोड़े, तानाशाही छोड़े, किसानों के साथ बैठ के बात करें।
दूसरा सवाल आपने पूछा था यूपी चुनाव के बारे में। देखो, अब यूं ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरकार, केंद्र की सरकार सारी बातें छोड़ के मंदिर मस्जिद पे आ गई, धर्म हिंदू मुस्लिम पे आ गई, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से मिथ्या प्रचार किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पे देश के मतदाताओं को गुमराह करने का, मतदाताओं को डराने का, आम जनता को डराने का एक षड्यंत्र है, ताकि उस षड्यंत्र के तहत लोग डर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और पुनः वापस सरकार बीजेपी की बने, ऐसा प्रयास है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हित में, आम लोगों के हित में बात के वोट लेने की कोशिश करती है। हमें पूरा विश्वास है कि विपक्ष की बात को आम मतदाता सुनेंगे और उनके खुद के लिए जो फैसला करना है वो फैसला वो खुद करेंगे। सर, आप कांग्रेस कार्य समिति के मेंबर हैं, CWC मेंबर हैं, तो कोई एक विजन आपका कांग्रेस कार्य समिति के मेंबर होने के साथ कि मैं कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य हूँ और मैं होने के बाद ये कार्य करूँगा, कोई एक विजन आपके जो जहन में? देखो, हम लाखों कार्यकर्ता इस देश में हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 23 लोगों को छांट के कार्य समिति में रखा जाता है। उसमें 12 परमानेंट होते हैं, बाकी अस्थायी होते हैं। तो उन 12 में एक मैं भी हूँ। तो हमारे से इस देश में हमारे से भी बहुत सारे जानकार, अनुभवी, विजन वाले लोग भी होंगे, परंतु पार्टी ने हमको मौका दिया है। तो हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए, जमीन का कार्यकर्ता क्या चाहता है, पार्टी कैसे मजबूत हो, उसकी बात सुने और CWC की मीटिंग में उस बात को रखें, उनकी भावना रखें और उस भावना के अनुरूप हमारा पार्टी के जो मैनिफेस्टो है वो तैयार हो, हमारा विजन तैयार हो और संगठन को मजबूत करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए जो अच्छी नीतियाँ बनती हैं उन नीतियों को हम लागू करावें, बढ़ावें, ये प्रयास हमारा रहता है। और जो भ्रामक प्रचार करते हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मैं पहली मीटिंग में गया, बैठे अटेंड की, उस समय मैंने एक बात रखी थी, राहुल जी हमारे अध्यक्ष थे, मैंने ये कहा था कि मीडिया के सामने हमारा कोई प्रवक्ता या कोई पैनलिस्ट चला जाता है, धर्म पर चर्चा होती है, वहाँ एक हमारा प्रवक्ता या कोई पैनल का व्यक्ति चला जाता है, एक सामने बीजेपी का आदमी बैठता है, एक विश्व हिंदू परिषद का बैठता है, एक कोई साधु संत बिठा देते हैं, एक किसी मुल्ले को बैठा देते हैं, और फिर एंकर जिस तरह के सवाल करते हैं वो धर्म को आगे करके, धर्म के नाम से, तो वो हमारा प्रवक्ता या पैनलिस्ट होता है, वो अपना शब्दों में कहीं स्लिप होके कोई एक आधा शब्द ऐसा बोल गया तो उसको फिर वो एक तरह से पूरे देश में हवा बना दी जाती है, कांग्रेस तो इस विचारधारा की, तो मुसलमानों की पार्टी है वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सुझाव दिया था कि हमें इस तरह के डिबेट में बिना सोचे समझे जाना नहीं चाहिए, और राहुल गांधी जी ने वो बात मानी और उन्होंने स्पष्ट प्रतिबंध लगाया कि चैनल पे जाओ तो अर्थहीन डिबेट हो तभी जाओ, अर्थहीन डिबेट में नहीं जाने का। हाँ, जो डिबेट पॉजिटिव हो, देश के हित में डिस्कस हो रहा हो, वहीं जाना चाहिए। बायस्ड हो के कोई अगर बुलाना चाहे तो पार्टी के नीतियों को इस तरह से प्रसारित करना चाहे कि जैसे पार्टी तो हमारे देश के हित में है ही नहीं, ऐसी में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने किया, तो इस तरह के सुझाव जो भी होते, मैं तो एक एग्जाम्पल दिया है, तो हम इस तरह के सुझाव देते भी हैं और जो भी नीतियाँ बनती हैं अच्छी बनती हैं। राहुल गांधी जी ने इस देश में जब कोरोना आया उसके पहले ही कह दिया था कि देश में कोरोना नाम की सुनामी आने वाली है, परंतु सरकार चेती नहीं। सरकार ने वेलकम ट्रंप के नाम से कार्यक्रम किया
हाँ, हज़ारों नमस्ते ट्रम्प के नाम से और सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद किए। और जब कोरोना पीक पे आया तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, न तो कोई दवाइयाँ थी, न कोई वैक्सीन थी, न कोई इक्विपमेंट थे, न ऑक्सीजन की तैयारी थी। और एक घोषणा कर दी कि वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन करेंगे और टीका उत्सव मनाएंगे। खाना बना के और कार्यक्रम करके खा के बिखर गए। जब लोग मरने लगे, परिवार के परिवार बर्बाद होने लगे, तब घबराहट हुई कि हमारे पास तो व्यवस्था है ही नहीं। और दुनिया के दूसरे देश हैं, वो जितनी पॉपुलेशन है उससे 3-3 गुना, 4-4 गुना वैक्सीन का खरीदने का ऑर्डर दे दिया। और हमारे 135 करोड़ पॉपुलेशन में 25 करोड़ टीके लेके हम कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाएंगे। तो इस तरह के जुमलेबाजी से देश चल नहीं सकता है। विजनहीन लोग देश में बैठ गए हैं। मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान अर्थशास्त्री जो दुनिया के माने हुए लोग हैं, और ये मीडिया के सामने कहते हैं कि भाई हम तो 17 साल की उम्र में वनवास चले गए थे, पढ़ाई का तो हमारे पास ज़्यादा है ही नहीं, और दुनिया को बता रहे हैं हम तो पता नहीं क्या क्या पढ़े लिखे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, 10वीं पास अब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनसे देश आगे बढ़ने के बजाय गर्त में जा रहा है, पीछे जा रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति डावांडोल हो रही है, और आने वाले समय में और अगर देश की जनता, मतदाता नहीं संभला तो देश गर्त में चला जाएगा। हमारी स्थिति पाकिस्तान और इन लोगों से भी बदतर हो जाएगी अगर हम संभले नहीं तो। आज वो आर्थिक रूप से इतने पिछड़ गए हैं कि बिल्कुल खाने के फाफे पड़ रहे हैं। और हमारा देश, शक्तिशाली देश जो कांग्रेस के लीडरों ने बनाया था और दुनिया का ताकतवर देश बना है, तो वो उनकी मेहनत से बना है। आज उन सारी संपत्तियां बेच रहे हैं। जितने भी सरकारी उपक्रम थे उनको बेच के ये जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। रेलवे बेच दिया। रेलवे आज इतना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा उद्योग है एक तरह से, कि जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। प्राइवेटेशन करने की वजह से वहाँ रोज़गार घट जाएंगे, रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। और यही नहीं, एक एग्जांपल दिया है मैंने, तो बाकी देश में जितने भी सरकारी उपक्रम हैं तो वो सभी एक के बाद बेचते जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। अंत में सर एक आखिरी सवाल आपसे, कोई संदेश आप देना चाहें आगम जो युवा नेता हैं उनको? आपने अपना जो राजनीतिक करियर एक युवा नेता के रूप में शुरू किया था, तो कोई नेताओं को संदेश देना चाहें और जनता को संदेश देना चाहें? देखो, इस देश के युवाओं से मेरा आग्रह है, अपील है कि आज का युवा आने वाले समय का बुजुर्ग होगा। आज का बच्चा आने वाले समय में नौजवान होगा। राजीव गांधी ने जिस तरह से 18 साल के युवाओं पर भरोसा करके मतदाता का जो अधिकार दिया था मतदान का, उसको समझने की कोशिश करें। अपनी शक्ति समझे युवा, और इस देश की राजनीति को समझ के राजनीति में हिस्सा लें, और ज़्यादा राजनीति में हिस्सा लेके ईमानदारी से इस देश के हित में काम करेंगे तो जनता का भी भला होगा, और देश की लोकतंत्र भी बचेगा, और देश भी मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना मूल्य समय हमें। बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर श्री रघुवीर सिंह जी मीणा, जिनसे हमने वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही इस इंटरव्यू को सफल बनाने के लिए मैं निर्वर्तमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऋषभदेव के अध्यक्ष श्री राजेश जी पंचोली का धन्यवाद करता हूं। आगे और भी ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे और प्रेरणा लेते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।